नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश चौधरी आप लोग का अपने YouTube चैनल वेलकम स्टडी में स्वागत करता हूं। हम लोग की जो सीरीज चल रही थी प्याज का छिलका, यानी कि किसी भी क्वेश्चन का ना बखिया उधेड़ना, एक एक चीज़ उसके बारे में जानना, ताकि उससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर में आए तो हम लोग को छूटना नहीं चाहिए। अब प्लस क्या है कि करंट के साथ साथ हम लोग का जीएस भी तैयार होते जाना चाहिए, जीएस का रिवीजन भी होते जाना चाहिए। हम लोग का मेन उद्देश्य यही है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जितना ज़्यादा सोच सके उतने लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। उनको बताइए इस बारे में। अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि कोई भी वीडियो जब अपलोड करे तो आप लोग को नोटिफिकेशन उसका सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत का वह राज्य जहां हाल ही में अफ्रीकी स्वाइन बुखार, कौन सी अफ्रीकी स्वाइन बुखार के कारण 300 से अधिक सूकरों को मार दिया गया, यानी किसको, सूअर को। 300 से अधिक सूअर को मार दिया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मेघालय, ठीक है। क्या हो जाएगा, मेघालय। अब देखिए, अब हम लोग को क्या देखना है कि अफ्रीकी स्वाइन बुखार ये क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अफ्रीकी स्वाइन बुखार, ठीक है। अफ्रीकी स्वाइन बुखार, ठीक। अफ्रीकी स्वाइन बुखार के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। देखिए, यह पहली बार कब आया था, यानी कि पहली बार कब आया, 1920 के दशक में आया। कहाँ, अफ्रीका देश में, ठीक है। 1920 के दशक में अफ्रीका देश में यह अफ्रीकी स्वाइन बुखार आया था, इसीलिए इसका नाम अफ्रीकी पड़ गया था, क्योंकि सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में ये आया था, ठीक है। अब भारत में पहली बार इसकी कब पहचान की गई थी, भारत में पहली बार इसकी पहचान 2019 में कहाँ की गई, अरुणाचल प्रदेश की सीमा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा पर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा पर, ठीक है। यह इस बीमारी को देखा गया, मतलब पहचान किया गया था, ठीक। अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का, ठीक है, अफ्रीकी स्वाइन बुखार का, ठीक। और ये अब तक किन किन देशों को मतलब प्रभावित कर चुका है, अफ्रीका हो गया, ठीक, फिर से यूरोप हो गया, फिर से साउथ अमेरिका, ठीक, कैरिबियन सी, ठीक, फिर से और कौन सा, एशिया वाले क्षेत्र मतलब प्रभावित है इससे, ठीक है। यह इतने क्षेत्रों को प्रभावित कर चुका है अफ्रीका स्वाइन बुखार। देखिए, इस रोग के क्या लक्षण, मतलब इस रोग से क्या होता है, कैसे, किसको होता है, किसको नहीं होता है, इसके बारे में देखें। रोग यानी क्या है, यह अत्यधिक संक्रामक और घातक पशु रोग है। क्या है, यह अत्यधिक संक्रामक और घातक पशु रोग है, ठीक, पहला बात। फिर से दूसरी बात क्या है कि यह घरेलू एवं जंगली सुअरों, मतलब दोनों में होता है, घरेलू एवं जंगली सुअरों दोनों में होता है, ठीक है। दो हो गया। तीसरी बात क्या है इसमें, तीसरी है कि सुअर की जो मृत्यु होती है ना, तीव्र रक्तस्रावी बुखार से होता है, तीव्र रक्तस्रावी बुखार से क्या होती है, इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब मृत्यु दर क्या है, चौथी बात कि मृत्यु दर, सुअरों की मृत्यु दर कितना, 100% है। यानी कि अगर यह बीमारी अगर किसी भी सुअर में हो जाती है, क्या जहाँ तक चांस है कि वह मरी जाएगा, यानी कि वह उसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। अब इसे पांचवी बात कि फैलने से कैसे रोका जाता है, इसे फैलने से रोका जाता है कि उस जानवर को क्या किया जाए, यानी सुअर को मारना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, मारना पड़ता है, ठीक। छठवीं बात यह है कि यह मनुष्य के लिए खतरा नहीं है, यानी कि यह मनुष्यों में नहीं फैलता है, मनुष्य के लिए खतरा नहीं है, ठीक है, मनुष्य के लिए खतरा नहीं है, ठीक, यानी मनुष्यों में नहीं फैलता। सातवीं बात है, यह जानवरों से जानवरों में ही फैलता है। क्या होता है, जानवरों में ही फैलता है, यह जानवरों से जानवरों में ही फैलता है, ठीक है। ये हो गई रोगों के बारे में, ठीक। अब देखिए, एक चीज़ नोट कीजिए कि इन रोगों की जो पहचान करता है, जो उनका एक मानक तैयार करता है, कौन है वह, तो उसको कहते हैं हम लोग विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यानी OIE, ठीक है, के पशु स्वास्थ्य कोड में
पशु स्वास्थ्य कोड में सूचीबद्ध है, ठीक है, सूचीबद्ध एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी बीमारी है जिसे पता चलने पर क्या तुरंत उसे सूचना देना होता है, जिसे पता चलने पर तुरंत किसको OIE को सूचना देना होता है, ठीक है, OIE को क्या होता है सूचना देना होता है। यानी कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है ना, जो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, यह क्या करता है, यह सूचीबद्ध करता है बीमारियों को। और अगर किसी राज्य में किसी देश में अगर इस बीमारी का पता चलता है तो सबसे पहले इसको सूचना देना होता है OIE को इस बीमारी के बारे में, ठीक है, इस बीमारी के बारे में क्या होगा, उसे सूचना देना होगा, ठीक है। अब देखिए किस राज्य में फैला था, मेघालय में, मेघालय राज्य में फैला था, ठीक। तो मेघालय राज्य की स्थापना कब हुई थी, मेघालय राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को। मिलान के लिए पेपर में आ जाता है, कई बार आए हुए हैं सब क्वेश्चन, ठीक है। और शाब्दिक अर्थ क्या है मेघालय का, जो शाब्दिक अर्थ है मेघालय का बादलों का निवास, क्या होगा, बादलों का निवास, शाब्दिक अर्थ है, ठीक है। मेघालय का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, बादलों का निवास। अब देखिए मेघालय में 5 शीर्ष राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, 5 शीर्ष नेशनल पार्क पाए जाते हैं, कहाँ पे, मेघालय में। कौन कौन से, सबसे पहला कौन सा है, नोकरेक नेशनल पार्क। यह नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो यह है पश्चिमी गारो पहाड़ी पर, पश्चिमी गारो पहाड़ी में स्थित है, ठीक है, पश्चिमी गारो पहाड़ी में स्थित है नोकरेक, ठीक है, जो कि क्या है, यह दुर्लभ प्रकार का गोरिल्ला हैवलॉक गिबन्स इसमें पाया जाता है, क्या, इसमें दुर्लभ प्रकार का गोरिल्ला हैवलॉक गिबन्स का घर है, क्या है, गिबन्स का घर है, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, बालपक्रम नेशनल पार्क, बालपक्रम नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ पे क्या पाया जाए, दुर्लभ लाल पांडा, ठीक है, दुर्लभ लाल पांडा, ठीक है, यहाँ पाया जाता है दुर्लभ लाल पांडा, ठीक है, किसमें, बालपक्रम नेशनल पार्क में, ठीक। तीसरा सीजू पक्षी अभयारण्य, सीजू पक्षी अभयारण्य तीसरा, ठीक है। यह कहाँ पे स्थित है, यह है सीमसंग नदी पर, सीमसंग नदी के बगल में यह स्थित है, सीमसंग नदी के बगल में, मेघालय राज्य के सीमसंग नदी के बगल में स्थित है, कौन सा, सीजू पक्षी अभयारण्य, ठीक है। चौथा हो गया कौन सा, नोंगखिल्लेम अभयारण्य, ठीक है। पांचवा कौन सा है, पांचवा हो गया बाघमारा रिजर्व फॉरेस्ट, कौन सा है, बाघमारा रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। यह कहाँ पे, यह दक्षिणी गारो पहाड़ी पर स्थित है, कहाँ पे, यानी साउथ गारो हिल्स पर स्थित है, ठीक है, कहाँ है, हिल्स पर स्थित है, ठीक। अब देखिए मेघालय के शिलोंग में ना एक झील पाई जाती है जो कि बहुत फेमस है, कौन सा, उस झील का क्या नाम है, कहाँ पाई जाती है, मेघालय के शिलोंग में स्थित है, ठीक है। उस झील का क्या नाम है, उमियाम झील, क्या नाम है, उमियाम झील, कहाँ पे स्थित है, मेघालय के शिलोंग में स्थित है, ठीक है। और इसी के पास में एक झरना है, क्या नाम है उसका, नोआखलई, यानी नोआकलकई, ठीक है, नोआकलकई, ठीक है, झरना है, कौन सा, नोआकलकई झरना, ठीक है। और जो ये मतलब झील है ना, इसे क्या कहते हैं, 12 पानी भी कहा जाता है, क्या, 12 पानी भी कहा जाता है, ठीक है,
12 पानी भी कहा जाता है। और एक कहाँ पे है, जो उमियम झील है ना, यह पूर्वोत्तर भारत का प्रथम पावर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। क्या है? पूर्वोत्तर भारत का प्रथम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ठीक है, क्या है? हिस्सा है। ठीक, ये क्या हो गया? हिस्सा है। किसका? पूर्वोत्तर भारत का प्रथम पावर प्रोजेक्ट का। कौन सा? उमियम झील। ठीक है, उमियम झील। ठीक, अब देखिए, जो मेघालय है ना, उस राज्य की मुख्य फसल क्या है? मेघालय की, यानी मेघालय राज्य की मुख्य फसल क्या है? तो यहाँ की जो मुख्य फसल है उसका नाम है क्या? मक्का और चावल। मक्का और चावल। ठीक है, और यहाँ पे कुछ जनजातियाँ पाई जाती। कौन कौन सी जनजातियाँ? गारो, खासी, जयंतिया और अंगामी। गारो, खासी, जयंतिया और अंगामी। ठीक है, फिर से नोंग कर्म डांस। नोंग कर्म डांस फेस्टिवल। नोंग कर्म डांस फेस्टिवल यहाँ का क्या है? प्रमुख त्यौहार है। मेघालय का प्रमुख फेस्टिवल क्या है? प्रमुख है, यानी कि नोंग कर्म जो डांस है ना, यहाँ का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, क्या है? प्रमुख त्यौहार है। देखिए, अभी तक हम लोग का क्या हुआ? अफ्रीकी स्वाइन बुखार। इसके पहले ने एक और अफ्रीका में मतलब एक और फीवर आया था, उसका क्या नाम था? जो कि क्या था? पशुओं से संबंधित था। उसका नाम था क्लासिकल स्वाइन फीवर। क्लासिकल स्वाइन फीवर। ठीक है, यह कहाँ आया था? क्लासिकल स्वाइन फीवर। ठीक है, और इसे क्लासिकल स्वाइन फीवर को क्या कहते हैं? होंग हॉज के नाम से भी जाना जाता है। होंग हॉज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात क्या है? हांगकांग के नाम से भी जाना, फिर से होंग हॉज के नाम से। कैसे? होंग हॉज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या फिर से कह सकते हैं होंग हैजा के नाम से जाना सकते हैं। क्या? होंग हैजा भी कह सकते हैं, होंग हैजा। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात, 2020 में ना इस बीमारी से सुअरों की मृत्यु हुई थी। 2020 में इस बीमारी से किसकी मृत्यु हुई थी? सुअरों से, यानी कि सुअरों की। यह भी क्या है? यह भी सुअर की बीमारी है, जो कि सुअरों में ही होता है। ठीक है, क्या? सुअरों से संबंधित बीमारी जो कि सुअरों में होता है। कौन सी वायरस है? फ्लोवी वीरिड। FLOVIVIRIDE। फ्लोवी वीरिड फैमिली। क्या? फैमिली के जीनस पेस्टी वायरस के कारण होता है। जीनस पेस्टी वायरस के कारण होता है। ठीक है, यह बीमारी होता है जो कि किस में पाया जाता है? मवेशियों में। जो यह वायरस है, फैमिली क्या है? यह मवेशियों से संबंधित है, मवेशियों में। ठीक, बोवाइन संक्रमित डायरिया और भेड़ों बॉर्डर डिजीज का कारण बनता है। ठीक है, क्या बनता है? कारण बनता है। देखिए, अब इसके बचाव के लिए क्या है कि सेल कल्चर वैक्सीन विकसित की गई थी। इसके बचाव के लिए, इस बीमारी से बचाव के लिए, किसके? क्लासिकल स्वाइन फीवर से बचाव के लिए सेल कल्चर वैक्सीन विकसित की गई थी। ठीक है, विकसित की गई थी। इसको विकसित किसने किया था? इसको विकसित किया था ICAR और IVRI ने। ठीक है, ICAR और IVARI ने इसको विकसित किया था। ठीक है, और किसका उपयोग करके?
लैपिनाइज्ड वैक्सीन का उपयोग करके, लैपिनाइज्ड वैक्सीन वायरस का उपयोग करके। ठीक है, देखिए डिस्कशन बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, स्वाभाविक सी बात, लेकिन याद रखिए कि अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो ऐसा तो है नहीं कि जो किताब में दिया वही करंट अफेयर है। जो कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आप कर सकते हो उसे बहुत ही आराम से, ठीक है, आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो इसलिए घबराइए मत, पढ़िए आप लोग शांति से। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, देखिए OIE के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कब आया, क्या है क्या नहीं है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, यह क्या है? एक अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, एक अंतर सरकारी संगठन है। ठीक, पहली बात। दूसरी, विश्व में पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार हुआ, विश्व में पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। ठीक, उसके बाद 182 देश हैं इसमें, कितने? 182 देश इसके सदस्य हैं, जिसमें से भारत भी क्या है? इसका सदस्य है। ठीक है, भारत भी इसका सदस्य है। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ? पेरिस। पेरिस में कहाँ? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। अब पेरिस कहाँ स्थित है? सीन नदी के तट पर स्थित है पेरिस। ठीक है, अब इसका क्या? यह एक मानक तैयार करता है। क्या तैयार करता है? एक मानक तैयार करेगा। और इस मानक के तहत अगर कोई भी बीमारी सूचित होती है, कोई बीमारी का पता चलता है, ठीक है, तो क्या इस मानक के तहत तो क्या होती है, यानी उस बीमारी से पशुओं की सुरक्षा की जाती है। ठीक है, क्या की जाती है? उस बीमारी से पशुओं की सुरक्षा की जाती है। ठीक, चलिए यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि हाल ही में आसमानी बिजली गिरने से 18 हाथियों के झुंड की मृत्यु हो गई है। कितने? 18 हाथियों के झुंड की मृत्यु हो गई। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ए, यानी असम के पहाड़ी कंडाली फॉरेस्ट रिजर्व, असम के पहाड़ी कंडाली फॉरेस्ट रिजर्व में। ठीक है, देखिए असम में क्या है? असम में कुछ अभ्यारण्य है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि कोई भी अभ्यारण्य पेपर में दे देगा कि निम्न में से कौन असम में स्थित नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। यानी कि असम का वन्य जीव अभ्यारण्य, असम का वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, क्या है? असम का वन्य जीव अभ्यारण्य। पहला कौन सा? गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, दूसरा लोखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, दूसरा लोखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तीसरा कौन सा? बोर नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चौथा चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पांचवा कौन सा है? पांचवा है बुरचा पेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, पानी देहिंग, छठवां कौन सा? पानी देहिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सातवां कौन सा है? हालोंग पार गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हालोंग पार गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, सातवां कौन सा है? सातवां है कि पाबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य, यानी कि सातवां कौन सा है? पाबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, आठवें नंबर का कौन है? सोनई रुपाई। नौवें नंबर का कौन सा? भेरजान बोरजान पदुमोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भेरजान बोरजान पदुमोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, पदुमोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, 10वां कौन सा? पूर्वी कार्बी आंगलोंग ठीक है, 11 कौन सा है? नामबोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
नामबोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। टोटल कितने, टोटल 18 है ना, 17-18 टोटल, ठीक है। तो कितना हो गया, 11 हो गया, 4-5 और है देख लेते हैं। नामबोर फिर से 12वां कौन सा, मराठ लॉगरी, जो कि यह है जो मराठ लॉन्गरी, और यह जो है ना असम का क्या है, सबसे बड़ा है वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट हो गया। असम का सबसे बड़ा कौन सा, मराठ लॉन्गरी, जो कि असम का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। 13वें नंबर का कौन सा है, आमचांग। आमचांग। 14वें नंबर का देहिंग पटकाई। 15वें नंबर का कौन सा है, बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य, बोरेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोरेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। 16 कौन सा है, डीपर बिल, डीपर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। 17 कौन सा, 17वां बहुत महत्वपूर्ण कौन सा, बरनाडी, बरनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए 17वां जो है ना बरनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि क्या है, यह 2 नदियों के बीच में स्थित है, ठीक है। पश्चिम की तरफ कौन सी नदी है इसमें, इसमें पश्चिम की तरफ है बरनाडी नदी, बरनाडी नदी है पश्चिम में। और इसके पूर्व में कौन सी नदी है, इसके पूर्व में नदी नलपारा नदी, नलपारा नदी, ठीक है। इसके पूर्व में है नलपारा नदी, पश्चिम में बरनाडी नदी, ठीक है। और यह स्थित कहाँ है, यह स्थित है मतलब कहाँ पे, भूटान के सीमा के निकट, मतलब भूटान के सीमा के पास, भूटान के सीमा के पास स्थित है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1980 में। किसके लिए, किसके लिए, पिग्मी होंग हिस्पिड हेयर, पिग्मी होंग हिस्पिड हेयर के संरक्षण हेतु, ठीक है। पिग्मी होंग हिस्पिड हेयर के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। हाल ही में यहाँ पे कुछ बाघों को देखा गया है, हाल ही में यहाँ पे कुछ बाघों को देखा गया है, ठीक है, ठीक है। और यह संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए, संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए, जैसे कौन कौन से, जैसे एशियाई शेर हो गए, सॉरी एशियाई हाथी हो गई, बाघ, टाइगर, और गौर के लिए महत्वपूर्ण है, गौर के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, गौर के लिए क्या है, यह महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गौर के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए एक नोट कीजिएगा आप लोग, सबसे मेन बात पूछ सकता है क्या, कि हिस्पिड हेयर जो है क्या, हिस्पिड हेयर यानी असम रैबिट, हिस्पिड हेयर असम रैबिट जो है ना, ये कहाँ है, ये IUCN के रेड लिस्ट में शामिल है, यानी कौन से वाले में, ये लुप्त प्राय घोषित किया है, यानी IUCN के रेड लिस्ट में लुप्त प्राय घोषित है हिस्पिड हेयर असम रैबिट, ठीक है। IUCN का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन, ठीक है, हो गया। चलिए अब क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, आसमानी बिजली। देखिए थोड़ा सा देखते हैं आसमानी बिजली कैसे गिरती है, समझिएगा आप लोग। देखिए जो ये आसमान है, यहाँ बादल बनते हैं, तो बादल के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे प्लस चार्ज होता है सबसे ऊपर, नीचे क्या होता है माइनस चार्ज होगा। यह अपना पृथ्वी है, यह ठीक है, यह क्या, यह पृथ्वी है। अब यहाँ पे पेड़ पौधे भी हैं, ठीक, क्या है, पेड़ पौधे भी हैं, ठीक है। और ये क्या है, घास वूस है, छोटे छोटे मतलब झाड़ियाँ हैं, ठीक है। अब देखिए ये जलाशय भी है। तब गर्मी के मौसम में क्या होता है कि गर्मी के मौसम में वायु क्या होती है, सतह की वायु गर्म होती है, सतह की वायु गर्म होगी तो उसमें नमी धारण करने का अधिकतर क्षमता होगी, तब पानी का क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। जब पानी का वाष्पीकरण होगा तो ऊपर जाएगा। अब ऊपर जाने पे 165 मीटर की
ऊंचाई पे जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का क्या होता है, गिरावट होती है। तो ऊपर जा रहा तो इसके 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की गिरावट हुई, तो इतना ऊपर गया जहाँ ये बर्फ़ बन सके, ठीक है। तो ये क्या हुई, इसका आर्द्रता मतलब क्या हुई, ये ठंडी होती गई वायु, ठीक है। और जो जल ग्रहण किए तब ये क्या हुए, ये जो गए छोटे छोटे बूंद जो है बर्फ़ के रूप में इकट्ठा होने लगे, ठीक है। अब यही बर्फ़ जब बारिश होती है तो उसमें क्या होता है, आंधी तूफान सब कुछ चलता है, ठीक है। तो ये इसमें क्या, इसमें जो हवा चल रही है, ऊपर वायु चल रही है, तो ये एक दूसरे से क्या घर्षण करते रहते हैं, ठीक है, घर्षण करते रहते हैं। लेकिन यहीं पे चमकेगी, इनकी आवाज़ नीचे तक नहीं आती ना, मतलब केवल दिखाई देता है। लेकिन जब तेज़ आंधी आती है, तूफान आता है, तो नीचे भी वायु चलती है, ठीक है। तो ऊपर तो इसके प्लस है, नीचे क्या माइनस। अब जो माइनस है ना, ये प्लस के खोज में रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो नीचे भी यहाँ पे घर्षण उत्पन्न होता है, पेड़ पौधे नदियाँ नाले जो हैं, फिर से घास जो है, इनमें घर्षण से क्या होता है कि इनमें भी प्लस चार्ज उत्पन्न होता है, ठीक है। अब प्लस चार्ज, ये माइनस वाला प्लस खोज ही रहा था, जब इनमें प्लस चार्ज उत्पन्न होता है तो क्या होती है, बिजली निगेटिव चार्ज किस पे, पॉजिटिव चार्ज पे गिर जाती है, ठीक है। किस पे, निगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज पे गिर जाती है। अब देखिए ये आवाज़ क्यों आता है, आवाज़ इसलिए आता है कि जैसे मान लीजिए अब तवा है, गर्म तवे पर अब जब पानी डालते हैं तो छन्न की आवाज़ आती है। उसी प्रकार से क्या हुआ कि मान लीजिए कुछ भी, कोई भी चीज़ गर्म है तो उस पर जब ठंडा चीज़ पड़ता है आवाज़ आती है ना, तब ये जो वायुमंडल, यहाँ की वायु तो ठंडी है, इसमें नमी है। अब जो बिजली है इसका वोल्टेज इतना हाई है, ठीक है, इसका टेम्परेचर इतना हाई है कि जब ये नीचे आता है तो आसपास की जो वायु ठंडी होती है इसको बहुत तेज़ी से क्या करता है, साइड करता है। और जब बहुत तेज़ी से साइड करेगा तो बहुत तेज़ गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, मतलब कि बिजली गिरा, कहीं मारा, बहुत तेज़, क्योंकि बहुत तेज़ इसका टेम्परेचर रहता है। तेज़ चक्कर में इसकी क्या होती है, आवाज़ आती है, इसीलिए, ठीक है। क्यों आती है, इसीलिए आती है। अब देखिए कि इसका वोल्टेज कितना रहता है, मतलब जो आसमानी बिजली गिरती है उसका कितने वोल्ट का रहता है, तो इसका वोल्ट रहता है कितना, 10 करोड़ वोल्ट इसका रहता है, ठीक है। कितना, 10 करोड़, यानी कि 100 मेगावाट का रहता है, ठीक है, 100 मेगा वोल्ट का रहता है। अब करंट कितना पैदा करता है यह करंट 10,000 एम्पियर का, जो कि क्या होता है, हम लोग की जो फ्रिज कूलर एसी ये सब चीज़ें 5 एम्पियर पे चलता है, ठीक है। ये तो 10,000 एम्पियर, आप सोच सकते हैं कि कितनी इसकी मतलब ऊर्जा इसके अंदर है। इसका हीट यानी कि 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर होता है, ठीक है। लेकिन इसमें समय बहुत कम होता है, यानी कि बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाता है गिर के, यानी 0.0005 सेकेंड का इसमें समय होता है, ठीक है। अब देखिए एक वैज्ञानिक थे, और उस वैज्ञानिक का क्या नाम था, बेंजामिन, एक मिनट, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने एक क्या खोज की थी, क्या, तड़ित चालक की खोज की, और इसमें किसका उपयोग किया था, इसमें किया था कॉपर का, ठीक है। अब देखिए क्या तड़ित चालक, जो बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, फिर से जो टावर होते हैं, तो मान लीजिए इसमें एक टावर है, ठीक, तो यहाँ पे एक नुकीला से ऐसे लगाया जाता है, इसके माध्यम से तार ला के यहाँ क्या किया जाए, ज़मीन में अंदर भेज दिया जाए। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये पृथ्वी है, तब यहाँ ऊपर तो प्लस चार्ज उत्पन्न हुई, नीचे माइनस है जो कि पृथ्वी से सोख लेती, पृथ्वी अंदर अपने ले लेती, कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस को। उसी प्रकार जब बिजली गिरती है तो इस पे गिरेगी, अब इसके माध्यम से जो है ये अंदर भेज देती है, जो कि बिना नुकसान हुए अंदर पहुँच जाए, ठीक है। अंदर क्या माइनस चार्ज है, तो अंदर चली जाती है, जो कि बिना नुकसान हुए। तो इसी को विकसित किए थे कौन, फ्रैंकलिन। कौन, फ्रैंकलिन। इसको क्या कहा जाता है, तड़ित चालक, जिसमें कॉपर का उपयोग होता है, ठीक है, कॉपर का बना होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन कौन सा है, वैक्सीन संकट के बीच ग्लोबल कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लेने वाला देश का पहला राज्य कौन है। यानी वैक्सीन संकट के बीच ग्लोबल कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने के निर्णय लेने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। क्या हो जाएगा, पंजाब, ठीक है, पंजाब हो गया। चलिए देखते हैं कोवैक्स गठबंधन आखिर में यह राज्य क्यों किया, क्या कोवैक्स गठबंधन यह राज्य क्यों किया। यानी कि यह जो है ना, यह किया कि जब कोई भी राज्य इससे गठबंधन करेगा, कोई भी देश या कोई भी राज्य, तो उसे वैक्सीन की जो कोविड की जो वैक्सीन होगी क्या होगी, यानी कोविड जो वैक्सीन होगी उसे क्या होगी, कम कीमत पर उपलब्ध होगी, ठीक है,
क्या होगी, कम कीमत पर उपलब्ध होगी। ठीक है, कम कीमत पर उपलब्ध होगी। दूसरी बात कि जो कोवैक्स गठबंधन है, कोवैक्स गठबंधन के तहत सबसे पहले, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले 24 फरवरी 2021 को, सबसे पहले 24 फरवरी 2021 को पश्चिमी अफ्रीकी देश, सबसे पहले 24 फरवरी 2021 को पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना, क्या नाम है उसका, घाना, ठीक है, घाना को टीका की आपूर्ति की थी। यानी कि कोवैक्स गठबंधन के तहत सबसे पहले कब, 24 फरवरी 2021 को किस देश को टीका मतलब दिया था, तो किसको, घाना को। ठीक है, किसको, घाना को। ये बात याद रखिएगा आप लोग। देखिए डिस्कशन भले लंबा है, लेकिन प्लीज़ इसे रिक्वेस्ट आप लोग ध्यान से देखिए, लिखिए, कई नोट्स बनाए, आप लोग को बहुत लाभ होने वाला। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाने से पहले ने 3 घंटा अपने पढ़ना पड़ता है, तब जाकर कहीं एक लेक्चर तैयार होता है। ठीक है, तो इस मेहनत को आप लोग जया मतलब ख़राब मत होने दीजिए। ठीक, चलिए देखिए पंजाब, क्या है पंजाब। अब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंजाब के पूर्व सीएम कौन थे, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि अभी हाल ही में क्या किए, इस्तीफा दे दिए। ठीक है, इस्तीफा दे दिए। अब कौन मुख्यमंत्री बना है, जो नवीनतम मुख्यमंत्री बने वर्तमान में, वर्तमान सीएम कौन है, तो वर्तमान सीएम है चरणजीत सिंह चन्नी, चरणजीत सिंह चन्नी। और चरणजीत सिंह जो चन्नी है ना, यह अमरिंदर सरकार में क्या थे, तकनीकी शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, अमरिंदर सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री थे, पहली बात। दूसरी बात, चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं, यह क्या है, दलित सिख समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उस समुदाय से, दलित सिख समुदाय से। ठीक है, और यह पंजाब में कितना है, 32%, जो कि क्या है, सबसे ज़्यादा इनकी जनसंख्या। ठीक है, सबसे ज़्यादा है इनकी जनसंख्या। ठीक है, क्या है, सबसे ज़्यादा इनकी जनसंख्या। ठीक है, अब देखिए पंजाब के ना अभी जो राज्यपाल थे उनका भी कार्यकाल पूरा हो गया, तो वो भी क्या हुए, वो भी हट गए, तब वहाँ पे नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई। ठीक है, तो देखते हैं जो पंजाब के जो कि पूर्व राज्यपाल थे, जो अभी हटे हैं, तो पूर्व राज्यपाल, ठीक है, पूर्व राज्यपाल कौन थे, वीपी सिंह बदनौरा, वीपी सिंह बदनौरा। जो कि वर्तमान में जो राज्यपाल बने हैं, तो राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। देखिए वो तमिलनाडु तो हैं ही राज्यपाल, अब उनके पास कौन सा अतिरिक्त कार्यभार हो गया, तो अतिरिक्त कार्यभार हो गया पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक हो गए। ठीक है, देखिए एक चीज़ हम लोग देखते हैं, क्या एक चीज़ हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले जो राज्यपाल है ना, ठीक है, तो राज्यपाल से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। देखिए ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो चर्चा में रहता है उनसे संबंधित ही आते हैं। ठीक है, तो राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल, ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा है, आर्टिकल 151(2) के तहत क्या है, संघ परीक्षा प्रतिवेदन,
संघ परीक्षा प्रतिवेदन, इसमें जो है ना, जो कैग है यानी कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो लेखाओं को जो तैयार करता है ना राज्य से संबंधित, तो सबसे पहले किसको, वह राज्यपाल को सौंपेगा। ठीक है, किसे, राज्यपाल को सौंपेगा। ठीक, आर्टिकल 153, आर्टिकल 153 में क्या है, राज्यों के राज्यपाल, यानी कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक राज्यपाल होंगे। ठीक है, आर्टिकल 154, इसमें क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो कि किस में निहित होगी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है, आर्टिकल 155 अनुच्छेद 155, अब इसमें क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श करके। ठीक है, उस राज्य के न्यायालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श करके राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक, अनुच्छेद आर्टिकल 156 यानी 156, इसमें क्या है, राज्यपाल की पदावधि, यानी कि राज्यपाल अपने पद पर कब तक बना रहेगा, राज्यपाल की पदावधि। तो कहा जाता है, संविधान में क्या उल्लेख है कि राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत पद को धारण करता है। ठीक है, फिर से अनुच्छेद, अरे यार सॉरी, थोड़ी गड़बड़ हो गई। ठीक है, ठीक, चलिए देखते हैं अब कौन सा, अनुच्छेद 157 आर्टिकल 157 में, इसमें क्या है कि राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए योग्यताएं, यानी कि किस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके पास जो संविधान में उल्लेखित योग्यताएं, उसके अनुसार यदि वो योग्य होगा तो उसे राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, अब अनुच्छेद आर्टिकल 158 में क्या, राज्यपाल पद के लिए शर्तें, यानी इसके पद से संबंधित क्या शर्तें हैं। ठीक है, फिर से आर्टिकल 159, इसमें क्या है कि राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो देखिए, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता, तो इसे दिलाता उच्च न्यायालय के यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस, जो कि मुख्य न्यायाधीश कहाँ के, हाई कोर्ट के, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और इनके अनुपस्थिति में यदि ये नहीं है तो कौन दिलाएगा, तो इनके द्वारा नामित व्यक्ति। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नामित, ठीक है, उनके द्वारा नामित व्यक्ति दिलाएगा। ठीक है, राज्यपाल को शपथ। ठीक, देखिए अब आ गया अनुच्छेद 160 आर्टिकल 160 इसमें क्या, यानी कि कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन, राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। ठीक है, निर्वहन कह रहा है कि अगर मान ली कोई ऐसी घटना हो जाती, कुछ ऐसा हो जाता है जो कि राज्यपाल उस समय उपस्थित नहीं रहता, तब उसके जगह पर कौन निर्वहन करेगा, उसके बारे में इसमें उल्लेख किया गया 160 में, अनुच्छेद 160 में। ठीक है, अब अनुच्छेद 163 में क्या कहा कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी, यानी राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है,
अब देखिए, जो राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त किए हैं, फिर से राज्यपाल ने एक मुख्यमंत्री नियुक्त किया पंजाब में, ठीक है। तो अनुच्छेद 164 जो कि इससे संबंधित है, अनुच्छेद 164 क्या कहता है कि अब राज्यपाल किसको मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा, तो राज्यपाल उसी को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा जो विधानसभा में बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा, सीएम के रूप में नियुक्त करेगा, ठीक है। कौन? राज्यपाल, ठीक है। अब देखिए, जो सीएम है इसका कार्यकाल क्या होता है, तो सीएम का जो कार्यकाल होता है निश्चित नहीं होता, निश्चित नहीं। क्यों? क्योंकि किसके? राज्यपाल के प्रशासन पद धारण करता है। लेकिन एक कंडीशन इसमें क्या क्या है कि जब तक इसको बहुमत प्राप्त रहेगा, यानी विधानसभा में जब तक बहुमत प्राप्त रहेगा तब तक यह उस राज्य का सीएम रहेगा, ठीक है। और यह क्या कहते हैं, यह जो है यह राज्यपाल के प्रशांत पर्यंत पद धारण करते हैं, राज्यपाल के प्रशांत पर्यंत पद धारण करते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर से अनुच्छेद 167 आर्टिकल 167 अनुच्छेद 167 राज्यपाल के जो राज्यपाल है, राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद के बीच जो है ना, मुख्यमंत्री एक कड़ी के रूप में कार्य करे, सीएम एक कड़ी के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। क्या करेगा? मुख्यमंत्री की एक कड़ी के रूप में कार्य करेगा, ठीक। किसके? राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? ठीक, ये तो राज्यपाल से समझिए क्वेश्चन हो गया वाला। एक 122 किसका आंसर हो गया? पंजाब, ठीक है। इसका आंसर कौन सा होगा? पंजाब। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 123, ठीक है। यानी कि 2021 में जारी नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। कौन सी? सी, यानी कि तीसरी, ठीक है। अब देखिए, जो है ना, ये कौन सी जारी की गई है? यह जारी की गई है 57 यानी 57। क्या? अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक, क्या? इंडेक्स सूचकांक, क्या? 2021, ठीक है। अब इसमें टोटल कितने देश हैं? टोटल 40 देश है, ठीक है। टोटल कितने हैं? 40 देश हैं इसमें। टोटल कितने हैं? 40 देश हैं। पहला कौन सा है? फर्स्ट, इसमें पहला है USA, ठीक है। सेकंड कौन सा है? सेकंड है चाइना। थर्ड कौन सा है? भारत, जो कि अभी आंसर में था, ठीक है। चौथा कौन सा है? फोर्थ हो गया UK यानी ब्रिटेन। अब पांचवा कौन सा है? फ्रांस हो गया, ठीक है। एक क्रम के अनुसार में भी दे सकता है मिलाने के लिए, ठीक। पांचवा हो गया कौन सा? फ्रांस, ठीक। इसको कौन जारी करता है? तो इसे जारी करता कौन? अर्नस्ट एंड यंग के द्वारा जारी किया जाता है। और यह कब से जारी किया जा रहा है? यानी 2003 से प्रकाशित किया जा रहा है, ठीक है। 2003 से प्रकाशित किया जा रहा है, ठीक। कब से? 2003 से प्रकाशित किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है, देखिए नवीकरणीय ऊर्जा तथा अनवीकरणीय ऊर्जा में जो होती है ना, वो क्या है, ठीक है। तो ऊर्जा के स्रोत कितने हैं? ऊर्जा के स्रोत 2 हैं। कौन कौन से? नवीकरणीय ऊर्जा
और अनवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा में कौन कौन से हैं? तो हो गया नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा में कौन कौन से हैं? सूर्य है, पृथ्वी, वन, जल, जैव, पवन, फिर से अभी जो मतलब लेटेस्ट आया 2021 के बजट में घोषित किया क्या? हाइड्रोजन। ये सब क्या है? ये सब है नवीकरणीय ऊर्जा, यानी कि जो समाप्त न हो सके। ठीक है, जिन्हें हम पुनः मतलब क्या है रिन्यूएबल कर सकें, उन्हें फिर से दोबारा यूज कर सकें। अब सूर्य के प्रकाश को कितना भी यूज करें उससे एनर्जी बनाए, ख़त्म नहीं होने वाला। पवन का है, जल का है, तो ये सब चीज़ें क्या है? ये नवीकरणीय ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा में कौन कौन सा है? कोयला हो गया, रसोई गैस, किरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा। ठीक, अब देखिए इसके बारे में अनवीकरणीय ऊर्जा। देखिए भारत का जो लक्ष्य है ना, क्या भारत का लक्ष्य है कि 2022 तक, ठीक है, कितना? 175 गीगावाट का क्या नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, यानी कि अक्षय ऊर्जा क्षमता 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता है। ठीक है, फिर से देखिए, अब देखिए इसमें कौन कौन से शामिल हैं? तो 100 गीगावाट जो है सौर ऊर्जा, ठीक है, 100 गीगावाट। फिर से 60 गीगावाट जो है वायु, 60 गीगावाट वायु ऊर्जा। 10 गीगावाट क्या? बायोमास। अब 5 गीगावाट इसमें क्या है? 5 गीगावाट है जो कि छोटे हाइड्रो पावर से, यानी जो जल पे बनाए जाते हैं, छोटे हाइड्रो पावर से। ठीक है, जो झील झरना पे बनाया जाता है, नदियों पे बनाया जाता है, बांध बना के, उन सब चीज़ के लिए। ठीक, अब देखिए एक चीज़ और, क्या? ये सब चीज़ें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन सा? कि नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता जो है, नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता 136 गीगावाट का है। क्या? 136 गीगावाट का क्या? कि कुल विद्युत क्षमता का, जो नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता ने इस समय 136 गीगावाट, जो कि क्या है? जो कि कुल विद्युत क्षमता का 36% है। ठीक है, कुल विद्युत क्षमता के क्या है? 36% है। ठीक है, फिर से देखिए कि भारत जो है ना 2030 तक कितना लक्ष्य है इसका? कि भारत का 2030 तक 450 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। कितना? 450 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। ठीक है, देखिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो 121 देश हैं, सदस्य देश हैं 121, इन्होंने क्या किया कि 2030 तक, कितना? 2030 तक कि विश्व में 2030 तक विश्व में सौर ऊर्जा के माध्यम से कितना? 1 ट्रिलियन या फिर से 1000 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ठीक है, क्या किया? ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ठीक है, फिर से देखिए दूसरी चीज़ क्या? कि कोविड-19 महामारी के दौरान, जब कोविड-19 अभी आया है महामारी, कोविड-19, ठीक है, महामारी के दौरान, कोविड-19 महामारी के दौरान, ठीक है, अब क्या है इसमें? भारत जो है ना कोविड-19 महामारी के दौरान भारत नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल, ठीक है, यानी कोविड-19 महामारी के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल, ठीक है, भारत जो है ना 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो भारत 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया? 24%। कितना कर दिया? 24%। प्लस और क्या बातें हैं? जो कोयला बनने वाली थी, यानी क्या?
कोयला बनने वाला ईंधन, कोयले से बनने वाले ईंधन में 77% से घटकर 66% हो गया। ठीक है, यानी 66% हो गया। देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि कोविड-19 महामारी के दौरान भारत जो है नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल में कितने % की बढ़ोतरी हुई है, तो कितना होगी 24% की बढ़ोतरी हुई। पहले कितनी थी 17%। ठीक है, और कोयला बनने वाले जो ईंधन तो उसमें कितना % का कमी आ गया 77% पहले, तब कितना हो गया 66% हो गया, कितना 66% हो गया। ठीक है, देखिए अभी 2021 के बजट में एक नई मिशन की घोषणा की गई। क्या नाम है उसका? उसका नाम है कि हाइड्रो ऊर्जा मिशन, हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन, हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन। ठीक है, इसकी घोषणा की गई। क्या? हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन। अब देखिए हाइड्रोजन को जो है ना भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, इसीलिए इसमें भविष्य देखा जा रहा है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है, किसको? हाइड्रोजन को। तो इसीलिए इसमें भविष्य देखा जा रहा है। क्या इस घोषणा में क्या कहा गया कि स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन के विकल्प के रूप में यह साबित होगा। स्वच्छ होगा यानी इससे प्रदूषण नहीं होगा, एक वैकल्पिक रूप में ईंधन के साबित होगा। ठीक है, स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन के रूप में यह साबित होगा। ठीक है, आज जो भारत पेरिस समझौता 2015 में, पेरिस समझौता 2015 में भारत ने ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में जो कहा था, इसके तहत क्या होगी उसकी भी पूर्ति हो जाए। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में जो भारत ने लक्ष्य प्राप्ति का एक उद्देश्य रखा वो क्या होगी, इसके तहत ये भी उद्देश्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या होगा कि भारत जो है ना जीवाश्म ईंधन के आयात पर क्या होगा, भारत की निर्भरता कम होगी। जीवाश्म ईंधन के आयात पर भारत की निर्भरता क्या होगी, कम होगी। यानी जो भारत कोयला पेट्रोल डीजल ये सब जो मंगाता है ना बाहर से, तो क्या होगी हाइड्रोजन के आ जाने से तो क्या होगी इस सब पे क्या होगा, भारत की निर्भरता कम हो जाएगी, यानी भारत कम कर देगा इन सब का आयात करना। ठीक है, देखिए हाल ही में अभी एक मतलब दिल्ली ने एक लॉन्च किया, क्या चीज़, IIT दिल्ली ने एक लॉन्च किया। किसे, कौन लॉन्च किया पहले, तो IIT दिल्ली ने क्या लॉन्च किया कि इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक स्कूटर होप को लॉन्च किया। क्या? इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक स्कूटर होप को लॉन्च किया। किसने किया? IIT दिल्ली ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है कि भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान भोपाल द्वारा हाल ही में अफ्रीकी वायलेट नामक पौधे की प्रजाति की खोज की गई है। कहाँ पर की गई है, कहाँ पे की गई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मिजोरम में की गई। ठीक है, कहाँ पे, मिजोरम में की गई। ठीक, चलिए देखते हैं भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान के बारे में हम लोग। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। हेड क्वार्टर कहाँ पे है, हेड क्वार्टर है इसका, हेड क्वार्टर कहाँ पे है, कोलकाता, पुणे, मोहाली, भोपाल और तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, इसकी स्थापना की गई है 2006 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, कहाँ, 2006 में इसकी स्थापना की गई। और अफ्रीकी वायलेट जो है, जो अफ्रीकी वायलेट नामक पौधा है ना, देखिए कहाँ पर पाया गया,
अफ्रीकी वायलेट, ठीक है। कहाँ पे? एक तो पाए मिजोरम के कुछ हिस्से में, मिजोरम के कुछ हिस्से में, और म्यांमार के आसपास के इलाकों में पाया गया। कहाँ पे? म्यांमार के आसपास के इलाकों में पाया गया, ठीक है। म्यांमार के आसपास के इलाकों में पाया गया, ठीक है। देखिए जो मिजोरम है ना, मिजोरम जो है तो 1972 में, कब? 1972 में पूर्वोत्तर पुनर्गठन अधिनियम, पूर्वोत्तर पुनर्गठन अधिनियम के कार्यान्वयन के साथ मिजो एक संघ राज्य, मिजो एक क्या किया था? संघ राज्य क्षेत्र बन गया था, ठीक है। कब? 1972 में पूर्वोत्तर पुनर्गठन अधिनियम के तहत ही क्या मिजोरम एक संघ राज्य क्षेत्र बन गया। किससे अलग होकर बन गया था? किससे अलग होगा? असम से अलग होकर, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र बन गया था। फिर से 1986 में, कब? 1986 में भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच क्या हुआ? समझौता हो गया 1986 में। भारत सरकार प्लस मिजो नेशनल फ्रंट के बीच क्या हुआ? फ्रंट के बीच समझौता हो गया, ठीक है। अब समझौते पर हस्ताक्षर हो गया, ठीक है। समझौते पर क्या हुआ? हस्ताक्षर हो गया। अब इसी के तहत 20 फरवरी 1987 को भारत का 23वां राज्य कौन बना? मिजोरम बना, ठीक है। 1987 को 20 फरवरी में भारत का 23वां राज्य बना। कौन बना? मिजोरम, ठीक है। और अभी वर्तमान समय में किसकी सरकार है? मिजो नेशनल फ्रंट की। कौन है? मिजो नेशनल फ्रंट के मुख्यमंत्री क्या नाम है? जोरामथांगा, ठीक है। मुख्यमंत्री क्या नाम है? जोरामथांगा, ठीक है। और देखिए मिजो को जो है ना, मिजोरम, इसके जो अर्थ है उसका क्या कहा जाता है? तो इसे कहा है पर्वत निवासियों की भूमि, पर्वत निवासियों की भूमि, ठीक है। पर्वत निवासियों की भूमि। और मिजोरम राज्य की सबसे हाईएस्ट चोटी कौन सी है? तो ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन सबसे हाईएस्ट चोटी, ठीक है, मिजोरम राज्य की, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे झूम खेती होती है। क्या होती है? झूम खेती यहाँ पे होती है, ठीक है। कहाँ पे? मिजोरम राज्य में, ठीक है। मिजोरम राज्य में कुछ जनजाति है, कौन सी? लुसाई जनजाति, रालते जनजाति, हमर, पाई हते, और उसके बाद पावी जनजातियाँ पाई जाए, ठीक है, मिजोरम। और यहाँ के मुख्यमंत्री जोरामथांगा, मिजो नेशनल फ्रंट के। राजधानी आइजोल है। राज्यपाल का क्या नाम है? यहाँ के मिजोरम के राज्यपाल का नाम है श्रीधरण पिल्लई, श्रीधरण पिल्लई, ठीक है। ये हो गया हम लोग का मिजोरम। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि हैदराबाद में स्थित वह प्राणी उद्यान जो हाल ही में क्या हुआ? जो हाल ही में कोविड-19 से लगभग 8 एशियाई शेर संक्रमित हो गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये नेहरू प्राणी उद्यान, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित वैज्ञानिक मानस बिहारी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? इसका आंसर हो जाएगा ए LCA तेजस। क्या था? LCA तेजस, ठीक है। अब LCA जो तेजस है ना, यह क्या है? LCA तेजस CCS सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने भारतीय
वायुसेना के लिए, भारतीय वायुसेना के लिए 48,000 करोड़ रुपए की लागत के 83 तेजस हल्के लड़ाकू विमानों की मंजूरी दी है। क्या की मंजूरी दी है, ठीक है। अब देखिए जो CCS है, CCS इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करेगा? प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री, ठीक है। देखिए अब क्या था 83 LCA तेजस, ठीक है, 83 LCA तेजस, जिसमें से 73 LCA MK-1A लड़ाकू LCA जो है ना MK-1 जो है ट्रेनर है, ठीक है। क्या है इसमें? LCA MK-1 ट्रेनर है, ठीक है। अब देखिए भारत सरकार द्वारा LCA कार्यक्रम को कब शुरू किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा LCA कार्यक्रम को शुरू किया गया था 1984 में। कब? 1984 में। और जो LCA तेजस है ना, यह MiG-21 लड़ाकू विमान का स्थान लेगा, लड़ाकू विमान का स्थान लेगा। इसीलिए धीरे धीरे क्या MiG-21 को क्या कह रहा है? सेवा मुक्त किया जा रहा है, ठीक है। LCA तेजस की जो भी क्या विशेषता क्या है LCA तेजस की? इसकी विशेषता है कि हवा से हवा और हवा से सतह पर क्या कर मार कर सकती है, पहली बात। दूसरी बात है कि आकाश में ईंधन भर सकती है। क्या? आकाश में ईंधन भर सकती है। इसके पेलोड क्षमता कितनी है? इसके पेलोड क्षमता है 4000 किलोग्राम की इसकी पेलोड क्षमता, ठीक है। फिर से इसके 1.8 मैक की इसकी गति है, 1.8 इसकी मैक की गति है। रेंज इसका कितना है? रेंज इसका 3000 किलोमीटर इसका रेंज है, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का LCA, इसका आंसर LCA तेजस, ठीक। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लैब ऑन व्हील्स योजना की शुरुआत की है? तो इसको कौन शुरुआत किया? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसका उद्घाटन किया। इसका लक्ष्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि घर के पास ही कंप्यूटर सीख सकेंगे, ठीक है। कंप्यूटर सीख सकेंगे कौन? छात्र, ठीक है। कंप्यूटर सीख सकेंगे छात्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने किस भारतीय शांति सैनिक को मई 2021 में सम्मानित किया जिसकी 2020 में ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, युवराज सिंह ने, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आप लोग क्लास कैसी लगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।